जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 14 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन से हैं? तो वसा संचायक ऊतक कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं, वसा संचायक ऊतक होता है बसीय ऊतक। वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है? वो होता है बसीय ऊतक। लेकिन आपने यदि पढ़ा होगा, बसीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक। तो इसमें एडिपोज ऊतक होता है तो वसा का संचालन करता है या संचायक करता है, और एरियोलर ऊतक होता है वो हमारे मरम्मत का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा गया है, लेकिन पहले पूछता तो आपसे ऐसे पूछता कि वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो ऑप्शन में दे देता बसीय ऊतक। लेकिन यहाँ पे बसीय ऊतक के पार्ट्स दिए हुए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और एनटीपीसी 2021 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो वे करते हैं पत्तियों में, रसदानी और पुराने जाइलम में। आपको पुराने जाइलम को याद रखना है। पुराने जाइलम में पूछा जाता है कि पुराने जाइलम किन किन को कहते हैं। तो पुराने जाइलम कहते हैं गोंद को। पुराने जाइलम किसको कहते हैं? गोंद को कहते हैं, या राल को कहते हैं। राल भी पूछा जाता है। गोंद, राल और रेजिन, रेजिन भी पूछा जाता है। गोंद, राल और रेजिन ये पूछा जाता है, इनको कहते हैं पुराने जाइलम। तो यह इनमें अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो प्रोटीन का विखंडन कौन सा एंजाइम करता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ये हमारे अमाशय में पाया जाता है। अमाशय या पेट में पाया जाता है। बात करें अब लाइपेज एंजाइम की। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पाचन में सहायक करता है। वसा के पाचन में सहायक कौन करता है? तो वो करता है लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज की बात करें, एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सहायक करता है, सहायता करता है? वो करता है एमाइलेज एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में एमाइलेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायता करता है। और पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायता करता है? वो करता है प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वसा का पायसीकरण। पायसीकरण किसको कहते हैं? तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पायसीकरण कहलाता है। तो उम्मीद है आप पायसीकरण को समझ गए होंगे। तो वसा के पायसीकरण में कौन सहायता करता है? वो करता है पित्त लवण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वसा के पायसीकरण में कौन सहायता करता है? पित्त लवण करता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त लवण का निर्माण कहाँ होता है? और ऑप्शन में दिया, सबसे पहला ऑप्शन दिया होता है पित्ताशय। सबसे पहला ऑप्शन दिया होता है पित्ताशय कि पित्त लवण का निर्माण कहाँ होता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है पित्ताशय। तो बच्चे वो पित्ताशय को लगा देते हैं, लेकिन पित्ताशय में पित्त लवण का निर्माण नहीं होता है। पित्त लवण का निर्माण होता है यकृत में। पित्त लवण का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? तो पित्त लवण स्टोर होता है पित्ताशय में। आपको इन दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पित्त लवण का निर्माण कहाँ होता है? पित्त लवण का निर्माण होता है यकृत में और स्टोर होता है पित्ताशय में। तो और किसके किसके लिए सहायता करता है? ये करता है वसा के पायसीकरण में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको ये तो पता होगी, हमारे पेट में या अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपको इसे भी याद रखना है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आरआरबी ग्रुप डी का ये सवाल है, 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रुप डी 2022 में ही पूछा गया था ये सवाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? कैसीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो कैसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। अब बात करें मांसपेशियों में। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में पाया जाता है
मायोसिन प्रोटीन। तो मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। आपको इसे भी याद रखना है। गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है कैरोटीन प्रोटीन। आपको इसे याद रखना है। गाजर में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, मांसपेशी में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एनटीपीसी 2021 का सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के पौधे में दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया तो उन्हें F2PD में पौधों के लिए एक क्या फेनोटाइपिक अनुपात मिला। तो फेनोटाइपिक अनुपात पूछे F2PD का, तो हमारा राइट आंसर होगा 9:3:3:1, 9:3:3:1। ये फिनोटाइप का अनुपात आता है F2PD का। और लेकिन यदि आपसे पूछे कि जीनोटाइप का अनुपात पूछे आपसे, F2PD के जीनोटाइप का अनुपात, F2PD के जीनोटाइप का अनुपात पूछे, तो आपको आंसर लिखना है 1:2:1:2:2:2:1:1। आपको इसे याद रखना है 12:12:42:12:1। आपको इसे याद रखना है 1:2:1:1:2:2:1। 4:2:1:1:2:1। आपको इसे याद रखना है, ये जीनोटाइप का अनुपात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मेंडल ने क्या किया था? आनुवांशिकी की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। और वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। आपको उन्हें याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वंशानुगति का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। और जीनोटाइप का अनुपात पूछे तो 12:12:12 सॉरी 12:12:42:1। आपको इसे याद रखना है और प्रत्येक के बीच में अनुपात आ जाएगा। और जीनो फेनोटाइप का अनुपात पूछे तो 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबे पौधे डबल टी और एक छोटे पौधे स्मॉल टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एफ1 संतति के सभी पौधे लंबे होने का क्या कारण है? तो आप जानते हो कि मान लीजिए दो लंबे पौधे हैं और ये दो स्मॉल पौधे हैं, तो ये इससे क्रिया करेगा तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये फिर इससे करेगा, ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये चारों ऐसे ही बन जाएंगे। और प्रत्येक पौधा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा पौधा है कैपिटल टी होता है वो प्रभावी होता है, और स्मॉल टी होता है वो अप्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पौधे की लंबाई कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने दिया था? वो दिया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एनटीपीसी में पूछा गया है, क्या पता आपकी बार ग्रुप डी में भी पूछा जा सके। तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश दिया गया था। अब बात करें चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी, वो बुक एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक एग्जाम में पूछी जाती है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आपको इसे याद रखना है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। अब बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने E = mc², ये नियम किसने दिया था? E = mc²। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और E = mc² किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब बात करें आर्किमिडीज की। तो आर्किमिडीज की बात करें तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि ये लोहे की पतली सी सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का एक बहुत बड़ा जहाज पानी में तैरता है? वो किसके नियम पर कार्य करते हैं? वे करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैंने आपको चार ऑप्शन समझा दिए हैं। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की स्थिर निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आपको बताता हूँ कि निश्चित अनुपात कैसे निकालते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। और इसको द्रव्यमान के अकॉर्डिंग निकालते हैं, यहाँ लिखा भी है द्रव्यमान के आधार पर। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और द्रव्यमान होता है 14। तो यहाँ पे लिख लेंगे 14।
अनुपात, नाइट्रोजन का अनुपात कितना हो, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14, द्रव्यमान हो जाएगा नाइट्रोजन का 14। हाइड्रोजन का अनुपात या हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3 है। तो 1 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 14:3। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूँ आपको, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 3 है। तो 1 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आ जाएगा 14:3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप परमाणु द्रव्यमान इस निश्चित अनुपात निकालना सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जॉन डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। तो क्या इनकी अवधारणा नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न भिन्न परमाणु और रासायनिक गुण होते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। ये तो इनकी अवधारणा थी। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। उन्होंने कहा था परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी सही हो जाएगी। ये भी कहा था इन्होंने। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। नहीं, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अणु की जगह परमाणु होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। आरबी ग्रुप डी का सवाल है ये, 2018 में पूछा गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो अब आपको निकाल बताता हूँ कि परमाणु कैसे निकालते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। को बहुत कम बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु हैं। तो परमाणु निकालना सिखाऊं तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 1। और नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2। O2 के नीचे 2 लगी है तो ऑक्सीजन के तो परमाणु होंगे 2। तो टोटल कितने परमाणु हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 4। अब बात करें H2SO4 की। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे 2। और सल्फर के कितने परमाणु हो जाएंगे 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे 4। तो ये कितने हो गए, ये हो जाएंगे 7। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु हैं 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे 2। तो ये कितने हो जाएंगे परमाणु 3। अब बात करें कैल्शियम। अब बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम के कितने परमाणु हैं 1। ऑक्सीजन के कितने हैं 2। हाइड्रोजन के कितने हैं 2। तो ये टोटल कितने आ जाएंगे 5। अब आप देख सकते हो 4 7 3 5 इनमें सबसे ज़्यादा परमाणु किसके हैं, तो H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के सबसे ज़्यादा परमाणु हैं। तो उम्मीद है आप यौगिक का परमाणु निकालना सीख गए होंगे। यौगिक में कितने परमाणु हैं ऐसे निकालना सीख गए होंगे। ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कितने परमाणु हैं 7 परमाणु हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपको अब बता देता हूँ कि प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। आज की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिए तो 100% इस क्लास से एक नई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सबसे पहले आप ये बताइए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बताइए सबसे पहले। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 2 अणु हैं तो 2 का गुणा हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और कार्बन का कितना हो जाएगा 12। तो किसकी प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, कार्बन की। तो कार्बन को लिखेंगे ऊपर, वही दोनों को जोड़ के लिख देंगे। 12 और 32 कितने हो जाएंगे, 12 और 32 हो जाएंगे 44। गुणा कर देंगे 100 का। तब इसको 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 ते 11 बार, 11 से 300 को काटेंगे तो आ जाएगा 27.3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको निकालना सीख गए होंगे। एक बार और बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कार्बन का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे कितना होगा। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं तो 2 का गुणा 16 से करेंगे तो 32 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 44। कार्बन की पूछ रहा है तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान को लिखेंगे ऊपर। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, कार्बन कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12। 12/44 × 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27.3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको निकालना सीख गए होंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु या गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु या गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परमाणविकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, परमाणविकता की ये डेफिनेशन है।
सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन होता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और ग्रुप 2018 में पूछा गया था। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन करते हैं तो वो किसका मापन होता है? वो होता है जड़त्व का मापन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का मापन करते हैं, द्रव्यमान का मापन करते हैं तो वो इसके जड़त्व का मापन होता है। आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान बटे आयतन किसका फॉर्मूला होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है। संवेग की बात करें तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू वेग। बल की बात करें तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर होता है एम ए, या मास इंटू त्वरण के इसका फॉर्मूला होता है बल का होता है। सो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो भार का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी। भार बराबर क्या होता है? एम जी होता है। भार कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन भार दिया हुआ है। और द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, द्रव्यमान की जगह एम हो जाएगा। जी का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया। 10 से 200 काटेंगे तो आ जाएगा 20। और मास का मास का ये यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो वहाँ पे 20 तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कि मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसके एग्जांपल की बात करें तो जब हम बस में बैठते हैं और बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब बस ड्राइवर ब्रेक या स्पीड देता है तो हम पीछे की ओर चले जाते हैं। ये किसके कारण होता है? ये जड़त्व के कारण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ के देखते हैं। तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे से अपने हाथ पीछे कर लेता है। ये किसके कारण होता है? ये होता है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के कारण। आपको इसे याद रखना है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के कारण होता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए बताया था कि न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और जब हम बस में बैठते हैं, बस ड्राइवर स्पीड देता है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, ब्रेक लगाता होता है हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये होता है जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और रॉकेट लॉन्च करना ये किसके नियम पर आते हैं? यह थर्ड नियम के आधार पर। तो न्यूटन की गति के थर्ड नियम पर आधारित कौन था? रॉकेट लॉन्च करना या रॉकेट की गति। तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली को क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल की प्रतिघात गति आप जानते होंगे, जब पिस्तौल से गोली चलती है तो पिस्तौल पीछे की ओर गति करती है, और ये न्यूटन के थर्ड नियम पर काम करती है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करती है और सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सम्यक संरक्षण का फॉर्मूला हो जाएगा सम्यक बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। कैपिटल एम इंटू हो जाएगा कैपिटल बी, बराबर हो जाएगा स्मॉल एम बटे स्मॉल बी। तो जहाँ पे यह किसकी गति है, यह किसका संवेग है? ये हो जाएगा बिंदु का संवेग, और ये हो जाएगा गोली का संवेग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिंदु का भार कितना दिया हुआ है। बिंदु का भार दिया हुआ है 3 किलोग्राम, और वेग कितना दिया हुआ है? वेग हमसे पूछ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गोली का भार कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है। 40 को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे। और यहाँ पे वेग कितना दिया हुआ है? 180 मीटर पर सेकंड यहाँ पे वेग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक जीरो से या 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे 18 बचेगी। 3 से ये 6 बार कट जाएगी 18। तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, और नीचे आ जाएगा 10। जब 24 में 10 का भाग देंगे तो कितना राइट आंसर आएगा? 2.4 राइट आंसर आ जाएगा। 2.4 मीटर पर सेकंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ माइनस भी दिया हुआ है। माइनस क्या दर्शाता है? कि बिंदु का जो विपरीत दिशा में गति कर रही है, माइनस इसको दर्शाता है। माइनस किसको दर्शाता है? कि विपरीत दिशा में गति कर रही है बिंदु, उसको दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ लूंगा। एक बार और खुद करके देख लेना, सम्वेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तब कराया मैंने। और ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, नॉर्मल पेपर नहीं आता आपका, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यह नियम क्या कहलाता है?
तो आप जानते होंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम है संवेग में परिवर्तन की दर और बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तो आप यहाँ देखते हो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? संवेग में परिवर्तन की दर न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम हो जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर, ये दूसरा नियम हो जाएगा। तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये सम्यक संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आप देख सकते हो यहाँ संवेग और गतिज ऊर्जा की बात की हुई है। यदि वेग को अगर दोगुना कर देते हैं तो सबसे पहले संवेग का फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब यदि वेग को हम दोगुना कर देंगे तो ये तो इंटू में कोई वर्ग फर्क नहीं है, तो संवेग भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो संवेग तो दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की ओर देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यहाँ वेग को दोगुना कर रहा है तो 2v² हो जाएगी। 2v² मतलब हो जाएगी 4v²। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। तो यहाँ देख सकते हो संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2018 ग्रुप डी में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? आप जानते होंगे कि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और जब इसके ग्राफ को दर्शाते हैं और समय और वेग को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे वेग यहाँ समय, तो ये ग्राफ खुद इस तरह से दर्शाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? तो ये क्वेश्चन देख लो कितना डीपली पूछा गया है। स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण कौन सा करता है? आप जानते हो कि इनका संग्रहण करता है, वो करता है लवक। और लवक आपने पढ़ा होगा, लवक 3 प्रकार का होता है। एवर्डी लवक, बर्डी लवक और हरित लवक, ये 3 प्रकार का होता है। और इन तीनों में भी कौन सा इनका संग्रहण करता है? वो करता है एवर्डी लवक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको साइंस पढ़नी है, थोड़ी डीपली तरीके से पढ़नी है, क्योंकि रेलवे में साइंस नॉर्मल नहीं आती है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा डीपली पूछी जाती है, और उनके पार्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्च, तेल और तेल कणिकाओं का संग्रहण कौन सा करता है? आपने पढ़ा लिया होगा कि उनका संग्रहण करती है लवक, करता है उनका संग्रहण। और लवक वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। और यहाँ पे हरित लवक, एवर्डी लवक और बर्डी लवक, इन तीनों में कौन सा करता है? आपको ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन को। तो उनमें तीनों में करता है एवर्डी लवक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। तो पढ़ते हैं ऑप्शनों को। ये ऑप्शन है, यह अंगों के अंदर एक अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतक की मरम्मत में सहायता करता है। तो मैंने अभी पढ़ाया था कि इनको सहायता कौन प्रदान करता है, मरम्मत में सहायक कौन करता है? वो करता है एरियोलर ऊतक। ये किसकी विशेषता है? एरियोलर ऊतक की विशेषता है। एरियोलर ऊतक की ये सभी विशेषता हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एरियोलर को ही अवकाशी ऊतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देके जाना। यदि आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो मैंने आपके लिए समझाया था अमोनिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, उस क्वेश्चन पर आधारित है ये क्वेश्चन। मैंने जैसे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला था, ऐसे ही आपको कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात निकालना है। तो आपको अब कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।